नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मानसून सत्र के दौरान गठबंधन पार्टियों के द्वारा अपनाए गए दुर्व्यवहार को लेकर आज इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सदन में चल रहे मानसून सत्र अत्यंत सफल और प्रभावी रहा है और कई विधेयक पारित किए गए हैं। गठबंधन ने देश की जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र रचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सदन का सत्र आगे बढ़ा और अनेक विधेयक जनहित में पारित। दरअसल आपको बता दें कि सदन में चल रहे मानसून सत्र को लेकर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मानसून सत्र में विपक्ष के घमंडी गठबंधन द्वारा मानसून सत्र में लगातार विघ्न पैदा किया गया। केंद्र की मोदी सरकार ने आम नागरिकों के जीवन और अधिक सफल और सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए बिल पारित किए हैं और ये मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। सरकार ने 25 विधेयक प्रस्तुत किए थे, जिनमें से 23 विधेयक को दोनों सदनों में पारित किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यक्ति डेटा संरक्षण विधेयक 2023 बिल पारित हुआ। ये देश में डिजिटल व्यक्ति डेटा को सुरक्षित और विनियमित करने का प्रयास करता है। वहीं एक और मध्यस्थ बिल 2023 भी पारित किया गया, जिसमें विवादों के प्रभावी निपटान के लिए सामुदायिक, संस्थागत और ऑनलाइन मध्यस्थक को मान्यता देता है। वहीं केंद्र सरकार भारत में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के बड़े योगदान के साथ 50,000 करोड़ का फंड भी स्थापित करेगी, जिससे हमारे युवाओं को अनुसंधान के लिए भारत में एक मजबूत तंत्र मिलेगा। वहीं इंदौर सांसद ने कहा कि विपक्ष के घमंडिया गठबंधन द्वारा पूरे मानसून सत्र में बाधा डालने का प्रयास किया गया था और इस बात पर जोर देने के बावजूद भी मणिपुर मुद्दे पर बहस करने का समय आया और मोदी सरकार के बयानों को सुनने की बात आई तो विपक्ष ने वर्कआउट कर दिया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इनका पूरा एजेंडा केवल इस मुद्दे पर दिखावा करना था और वास्तव में इसे संबोधित करना नहीं था। जो इस लोकसभा में और राज्यसभा में पारित हुए भारतीय दंड संहिता आईपीएस के 3 विधेयक पारित हुए। अब बताइए, इतने महत्वपूर्ण विधेयक से कांग्रेस ने और विपक्ष ने कोई भी चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। अच्छा तो ये होता कि वो हिस्सा लेते, वो अपने सुझाव देते, या सरकार ने जो बिल लाया उसमें कुछ उनका सकारात्मक सुझाव होता, सरकार उसको विचार करती, लेकिन उन्होंने किसी भी बिल में अपनी भागीदारी नहीं बताई। और ये कानून जो विधेयक है, जो अंग्रेजों के जमाने के आईपीएस के 3 विधेयक आए थे, उसको माननीय माननीय गृह मंत्री जी ने ये कहा कि ये अंग्रेजों के जमाने के कानून है और ये अंग्रेजों की रक्षा और मजबूती के लिए उस समय बनाए गए थे और ये न्याय नहीं देते थे और दंड देते थे, ये माननीय गृह मंत्री जी ने कहा। इसके साथ साथ इन कानूनों में 313 धाराएं ऐसी थी जो कि परिवर्तन की गई हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। एक दो धारा का मैं जिक्र करूंगा क्योंकि हम सब आम लोग उससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो 7 वर्ष से ज्यादा वाले प्रकरण है, जिसमें जेल 7 वर्ष से ज्यादा होती है, उसमें एक बार कंपलसरी कर दिया गया है कि फॉरेंसिक टीम उसकी पहले तहकीकात करेगी। हमने देखा है बहुत सारे प्रकरणों में ऐसे प्रकरण होते हैं जहाँ हत्या लूट होती है, वहां पर फॉरेंसिक टीम अगर नहीं पहुंचती तो सबूतों के अभाव में अपराधी छूट जाता है और वर्षों तक न्याय नहीं मिलता। तो इस बार ये कानून में प्रावधान किया गया है कि जिनकी सजा 7 साल से ज्यादा ऐसे प्रकरण होंगे उसमें फॉरेंसिक टीम पूरा सर्वे करेगी, सबूत इकट्ठे करेगी। यही नहीं, 2027 तक देश के सभी कोर्ट जो न्यायालय है वो कंपलसरी कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा, ताकि ऑनलाइन सभी आपको जो उसमें जजमेंट रहेंगे वो हर कोर्ट में हमको ऑनलाइन मिल सकेंगे। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर पुलिस किसी अपराधी को गिरफ्तार करती है तो उसको उनके घर वालों को सूचित करना पड़ेगा। ये अब आवश्यक हो गया है इस नए कानून के अंतर्गत। पहले ऐसा होता था, पुलिस ले जाती थी और घर वाले ढूंढते रहते थे क्यों पकड़ के ले गई, कहाँ ले गई, लेकिन अब उसको सूचित करना पड़ेगा पुलिस को कि अब इसमें हमने गिरफ्तारी की है और कहाँ पर ले जा रहे हैं। इसमें यह भी फैसला किया गया कि जो 3 साल की सजा वाले प्रकरण है उसमें जल्द से जल्द सुनवाई हो और चार्ज अगर लग जाता है तो 30 दिन के अंदर न्यायालय में उसका फैसला देना कंपलसरी है। हमने देखा है कि लंबे समय तक न्यायालय में प्रकरण लंबित होते हैं, जवानी में कोई प्रकरण लंबित होता है और बुढ़ापे में उसका निर्णय आता है। विलंब से मिला हुआ न्याय भी अन्याय है। तो ये विपक्ष के जो सांसद थे जो होल्ला कर रहे थे
वो विपक्ष के सांसद दिल्ली के विषय पे चर्चा करने के लिए आ गए, और इसलिए आ गए जो हम देख रहे हैं कि जो अभी गठबंधन बेंगलोर में हुआ, ये इलू इलू का जो गठबंधन हुआ, जो कि टेम्परेरी गठबंधन था, और माननीय गृह मंत्री जी ने तो सदन में ही कहा था कि जैसे ये दिल्ली का बिल पर चर्चा हो जाएगी, जिसमें आप फेल होगे, जिसमें ये प्रस्ताव आपका विपक्ष का फेल होगा, हम सरकार पास होगी, आपका गठबंधन टूट जाएगा। और हमने देखा कल 2 दिन पहले समाचार पत्रों में कांग्रेस ने कहा दिल्ली में हम सभी उम्मीदवार खड़ा करेंगे, आपसे दूरी बन गई। तो इस प्रकार का जो तात्कालिक गठबंधन करते, बिना नियत के, बिना नीति के, बिना नेता के जो गठबंधन है, और वो तात्कालिक गठबंधन हमने देखा किस प्रकार टूट रहा है। और यही सदन था, अगर चर्चा करते तो देश के सामने सभी बातें सामने आती। गृह मंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी पूरे 2 घंटे तक पूरा विषय रखा। अब बताइए, नॉर्थ ईस्ट में इसके पहले भी इससे ज्यादा नरसंहार हुए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये जो घटना हुई वो ठीक हुई, ये दुखद हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुख व्यक्त किया, गृह मंत्री जी ने दुख व्यक्त किया, लेकिन कांग्रेस के समय इससे ज्यादा नरसंहार हुआ। और अभी तक के रिकॉर्ड में जितने नरसंहार से ज्यादा हुए, कभी भी प्रधानमंत्री जी ने सदन में जवाब नहीं दिया, कभी भी गृह मंत्री ने सदन में जवाब नहीं दिया। एक बार गृह राज्य मंत्री जी ने 5 मिनट के लिए वस्तुस्थिति बताई थी कांग्रेस के समय, और वो आज कांग्रेस हमसे पूछ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जवाब दें। और माननीय गृह मंत्री जी ने पूरे 2 घंटे तक पूरा विश्लेषण बताया। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले लोकसभा स्पीकर और प्रतिपक्ष के नेता को पत्र लिखकर बात कही थी कि मणिपुर के मुद्दे पर हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण वहां सदन में हुआ, बहुत ही दुखदायी रहा। प्रश्नकाल एक ऐसा रहता है, सभी सांसद उसमें, सभी दलों के सांसद प्रश्नकाल पूछ सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं, सत्ता दल के सभी दलों के सांसद प्रश्नकाल पूछ सकते हैं। और एक शून्यकाल भी रहता है, जब सांसद अपने क्षेत्र के विकास के बारे में, समस्याओं के बारे में सदन में मंत्री जी से पूछता है। ये दोनों ऐसे महत्वपूर्ण थे कि विपक्ष ने न प्रश्नकाल चलने दिया, न शून्यकाल होने दिया। तो इस बार सदन में विपक्ष की जो भूमिका थी बहुत ही नकारात्मक थी। और जब सदन उठता था या सदन स्थगित होता था, तो जब हम सेंट्रल हॉल में रहते थे तो कांग्रेस के जो सांसद थे वो इस बात का दुख मनाते थे कि हमने बड़ी मुश्किल से लॉटरी में हमारा प्रश्नकाल आया, हमने हमारे क्षेत्र की और देश के ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला सरकार के सामने रखी, लेकिन हमारे ही दल के नेताओं ने ऐसा वातावरण पैदा किया कि हमें प्रश्नकाल पूछने नहीं दिया। तो आपके माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये पत्रकार वार्ता रखी गई है। इस बार जो मानसून सेशन था उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा की गई और पास भी किए गए। पर इन महत्वपूर्ण बिलों पास करते समय कांग्रेस और विपक्ष ने जिस प्रकार देश की जनता को गुमराह किया, हमें लगता है कि आम लोगों को उसकी जानकारी होना चाहिए। आपको क्या पता, जब सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन की कार्रवाई जब प्रारंभ हुई उसी समय, उसके पहले मीडिया के सामने आकर ये कहा था कि हम विपक्ष से हर बात की चर्चा करने को तैयार हैं, और जो पूछेगी और जो सुझाव देगी सरकार, अगर कुछ जवाब देने की स्थिति में भी जवाब भी देगी, हम जवाब देने के लिए उत्तरदायी हैं। और वो विपक्ष की भूमिका निकाय, हम सरकार में थे जो हमने काम किए, और जो वस्तुस्थिति होगी हम उनको अवगत कराएंगे। एक सकारात्मक माहौल में सदन चलना चाहिए। और उसके पहले भी सभी दलों की बैठक में हमारे एनडीए के सभी नेताओं ने मिलकर कहा था कि ये सदन अच्छी तरह चले, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आपका जो रिंग रोड है उसमें जिस तरीके से आप लोग ब्रिज बनाते जा रहे हैं, उसको रिंग रोड कम ब्रिज रोड करना ज्यादा बेहतर क्यों ना? जनता का पैसा बचाने के लिए आप पूरा एक सेपरेट रोड बना दें, हर 50, 500, 200 मीटर पे नया ब्रिज बन रहा है।
देखिए, जो आप एलिवेटेड ब्रिज की बात कर रहे हैं, रिंग रोड पे एलिवेटेड ब्रिज बनना चाहिए। अगर एलिवेटेड ब्रिज बन जाएगा और किसी को एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर जाना होगा तो उसको कहीं ना कहीं से तो उतरना पड़ेगा, फिर वहां बुझा देनी पड़ेगी। बुझा देने के लिए फिर जो सिग्नल नीचे लगे वो सिग्नल ऊपर लगाना पड़ेंगे। तो जो टेक्निकल इसका सॉल्यूशन है, जो थ्रू ट्रैफिक जाता है उसके लिए एलिवेटेड बेहतर रहता है, और जिनको अलग अलग जंक्शन पे अपने हिसाब से जाना रहता है उसके लिए ब्रिज उपयुक्त रहता है। देश के कई शहरों में इसी पे काम कर रहे हैं लोग, बने हुए हैं। आप कानपुर चले जाइए, जिसको ऊपर से आना वो निकल जाएगा, जिसको अगले चौराहे जाना वो ब्रिज के नीचे। लेकिन ट्रैफिक सर्वे की मांग से जितना थ्रू ट्रैफिक ज्यादा जाएगा उसके लिए एलिवेटेड ज्यादा अच्छा है। और जिनको सिर्फ थोड़े स्टेशन के बाद में खजराना वाले को पिपलियाना में रुकना है तो वो ऊपर से नहीं जाएगा, उसको तो ब्रिज चढ़ के वहीं सीधे जाएगा, नीचे का सिग्नल अवॉइड करने के लिए। ये तो वर्षों वर्ष आपकी पार्टी ने भी विपक्ष में रहकर किया है। देखिए, जब विधेयक की बात आती है तब हम सरकार प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, और जब हम भी विरोध करते थे तो उसी समय के लिए करते थे, पूरे सत्र के लिए नहीं करते थे। और जिस बात को लेके वो मांग कर रहे थे वो मांग तो हमने कही कि हम हर बात का जवाब देने के तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की, माननीय गृह मंत्री जी ने बात की, लेकिन वो बात के लिए उनका कहना था पहले इस पे बात की जाए। जब विधेयक जो जेपीसी रहती है जिसमें ये तय होता है कि कौन सा बिजनेस कब हो, वो कमेटी में उनके लोग भी हैं। जो तय हुआ कि इस सदन में क्या क्या चलना चाहिए वो कमेटी में सभी पक्ष के लोग हैं, उन्होंने जो तय किया उस हिसाब से सदन चलना चाहिए। पर उनको देश को ये दिखाना था कि ये मणिपुर के बारे में कुछ संवेदनशील है, लेकिन उन्होंने इस पे राजनीति की। जब दिल्ली पे चर्चा हो रही थी, वो दिल्ली का मुद्दा अगर वो चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री जवाब दे तो दिल्ली के मुद्दे पे आके क्यों चर्चा करी? उस समय तो प्रधानमंत्री नहीं आए थे सदन में, लेकिन उन्होंने भाग लिया। तो ये खोखी जो राजनीति करते हैं ये देश के सामने जाना चाहिए विपक्ष की। ग्रामीण क्षेत्र में पंच, सरपंच और बहुत सारी जगह समाज के स्तर पर, हमारे इंदौर में तो हमने देखा पलासिया थाने पे भी समाज के लोग बैठते हैं, पुलिस के लोग बैठते हैं। तो जो आपसी विवाद होते हैं उसको अमली जामा कानूनी रूप से पिनाने के लिए ये विधेयक लाया गया है, ताकि बहुत सारे प्रकरण जो लंबित हैं वो आपसी विवाद से जो हल हो सकते हैं उसको हल किया जा सकता है। इस प्रकार इस मानसून सेशन में 25 बिल रखे गए थे और उसमें से 23 विधेयक पारित हुए हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे बार बार प्रयास करने के बाद भी विपक्ष नहीं माना और उन्होंने नकारात्मक भूमिका अदा की। जब माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर बोलने के लिए खड़े हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा हर विषय का जवाब जब दिया, पर मणिपुर के विषय पर जब बोलने खड़े हुए तो पूरे सदन में जब उन्होंने हंगामा किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर के विषय पर बोले, और उसी समय विपक्ष बहिर्गमन कर गया। वो जब मांग कर रहा था तब माननीय प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे हैं तो उन्होंने उसका बहिर्गमन किया। इस प्रकार ये विपक्ष अपनी भूमिका, नकारात्मक भूमिका अदा करता है, तो ये देश की जनता के सामने जाना चाहिए। इस विषय को लेकर हम आपके बीच में हैं। धन्यवाद। डाटा प्रोटेक्शन बिल अभी लंबे समय से लंबित था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी गया था। ये विधेयक आना बहुत आवश्यक था डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर। इसमें इंटरनेट कंपनियां, मोबाइल ऐप वाली कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां आम लोगों की जो डाटा की जानकारी रहती है वो स्टोर भी करती है, कलेक्ट भी करती है। पर इसमें महत्वपूर्ण बात ये कि जो आम लोगों की जानकारी स्टोर और कलेक्ट करती है डाटा प्रोटेक्शन बिल के माध्यम से, जब तक व्यक्ति सहमति नहीं देगा वह स्टोर भी नहीं कर पाएगा और उसको वायरल भी नहीं कर पाएगा, दूसरों को दे भी नहीं पाएगा। उस कंपनी को बताना जरूरी है कि वो डाटा जो है वो डाटा किस उपयोग के लिए वो दे रही है। इसमें ये भी कानून में प्रावधान किया गया है कि ये डाटा का उपयोग विदेश में बिना सरकार की सहमति से बाहर नहीं भेजा जा सकता। ये है डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था और कई दिनों से लंबित था। अब ऐसे महत्वपूर्ण बिलों में भी विपक्ष ने अपनी भूमिका अदा नहीं की और हमारे सत्ताधारी दल के जो सांसद थे उन्होंने पूरा इसमें हिस्सा लिया और चर्चा की गई। एक दूसरा विधेयक आया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है आने वाले समय में भारत को नई ऊंचाइयां देगा। जब अगर चार्ज लग जाता है तो 30 दिन के अंदर फैसला दिया जाएगा। एक इसमें महत्वपूर्ण है कि सरकारी कर्मचारियों पर भी बहुत सारे प्रकरण कभी लगते हैं किसी न किसी रूप में, और हम देखते हैं सरकार उसको न्यायालय में चालान पेश नहीं करती। इस बार ये कंपलसरी किया गया है कि 4 महीने के अंदर ऐसे सरकारी कर्मचारियों के अगर कोई प्रकरण दर्ज होते हैं तो न्यायालय में चालान पेश करना पड़ेगा। मॉब लिंचिंग के बारे में भी इस कानून में कड़े कानून का प्रावधान किया गया है कि किस प्रकार मॉब लिंचिंग को
उसके कड़े से कड़े कानून के अंतर्गत उनको सजा मिलेगी। ये सब धारा है, बहुत सारी धारा उसमें मैंने प्रमुख आपको बताई जो हमारी दिन में काम में आती है। एक दूसरा विधेयक है नर्सिंग एजुकेशन बिल 2023। देखिए बिल बहुत छोटा लगता है लेकिन इसका इम्पैक्ट और साउंड बहुत बड़ा है। कोविड के समय हमने देखा कि हमारा नर्सिंग का जो स्टाफ है या नर्सिंग के जो लोग हैं उसकी पूरी विश्व में डिमांड थी और बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर नर्सिंग के जो हमारे बहन भाई हैं वो हॉस्पिटल में विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। सरकार को ऐसा लगा कि पूरी दुनिया में हमारे भारतीय नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता है तो उन्होंने एक विधेयक ला के अब नर्सिंग में जिस प्रकार डॉक्टर स्पेशलाइजेशन होते हैं, हार्ट के डॉक्टर होते हैं, ऑर्थोपेडिक के होते हैं, इंटेंसिव केयर के होते हैं, तो अलग अलग जिस प्रकार से डॉक्टर स्पेशलाइजेशन होते हैं अब नर्सिंग में भी स्पेशलाइजेशन होगा। नर्सिंग के क्षेत्र में भी स्पेशलाइजेशन होगा। नर्सिंग पूरे स्टाफ को टेक्निकली साउंड किया जाएगा क्योंकि हमारे नर्सिंग स्टाफ को विश्व में इसकी डिमांड है और उसको ट्रेन करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, ये जो बिल है इसमें एपेक्स बॉडी है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। ये एक एपेक्स बॉडी है और इसमें रिसर्च, इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, पर्यावरण, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, इन सब में जो रिसर्च होती है अब ये पूरी एपेक्स बॉडी के अंदर आ जाएगा। जितनी भी देश में रिसर्च इंस्टीट्यूट है या जो भी रिसर्च करते हैं अगर इंडिविजुअल भी कोई करता है तो ये उसकी एक एपेक्स बॉडी बन गई है। अब इस एपेक्स बॉडी के माध्यम से देश में टेक्निकली किस प्रकार से विकास होगा उसका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो रहेगा रिसर्च वो बताई जाएगी। और इस विभाग का 50,000 करोड़ का बजट रखा गया है। मुझे लगता है कि अमृतकाल में जो आने वाला जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये भारत का जो भविष्य है अमृतकाल में विश्व का नेतृत्व करेगा, उसमें ये जो विभाग बनाया गया है ये महत्वपूर्ण योगदान देगा और इसका जो बजट है 50 करोड़ बनाया गया है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।